बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है HN2 एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 BSN 4th सेमेस्टर का, और उसमें हमने दो चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट किए हैं। एक था आर्थोपेडिक नर्सिंग, एक था नर्वस सिस्टम, और उसके बाद जो थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जो कि हमारे साथ था ENT यानी आई, एयर, नोज़ एंड थ्रोट। तो आई, नोज़ एंड थ्रोट के जो जितने भी डिसऑर्डर्स है वो तकरीबन 11 है, और उसमें 3 डिजीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और आज हम डिजीज़ नंबर 4 को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे साथ है एपिस्टेक्सिस। तो ये जो एपिस्टेक्सिस होती है ये हमारे साथ इंटरनल ब्लीडिंग को कहती है। नोज से जब इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए नोज से, तो उसको हम कहते हैं एपिस्टेक्सिस। ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। तो आइए स्टूडेंट्स इसका थोड़ा रिव्यू देती हूँ। तो क्या होता है, एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर आप लोग नोज़ की डायग्राम को देख ले तो नोज़ की एनाटमी कैसी होती है, ये हमारे साथ नोज़ की नॉर्मल एनाटमी है। ठीक है, यहाँ पे नोज़ की जो फर्स्ट पार्ट होती है वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती। एक्चुअली जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो इंटरनल पार्ट से, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिटल एरिया कहते हैं। लिटल एरिया से ज़्यादातर, इस एरिया से ज़्यादातर जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, लिटल एरिया कहते हैं। जबकि नोज़ की जो स्टार्ट वाली एरिया होती है वहाँ पे जो हेयर्स है वो प्रेजेंट होती है, तो इस वजह से वो जख्मी नहीं होती, और इस वजह से वहाँ से ब्लीडिंग जो है ना वो स्टार्ट नहीं होती। लेकिन ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे हमारे साथ नर्व प्रेजेंट होते हैं वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से वेसल्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं ऊपर वाले हिस्से में, कहाँ पे, नोज़ के। ठीक है, तो नोज़ के जो अपर हिस्सा होता है जिसको हम लिटिल एरिया कहते हैं, और इसको हम लिटिल एरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ब्लीडिंग है ये ज़्यादातर बच्चों में होती है। ठीक है, तो इस वजह से इस एरिया को हम लिटिल एरिया कहते हैं कि यहाँ से बच्चों में ज़्यादातर ब्लीडिंग जो है ना वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग देख ले तो इसको दूसरा नाम भी देते हैं जिसको हम कहते हैं प्लेक्सस। ठीक है, किसेल बैच फ्लेक्सिस। ठीक है, ये एरिया जो है ना यहाँ पे सारे जितने भी वेजल्स है वो यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, और जब भी हम नेल के ज़रिए से इसको ज़ख्मी करते हैं या किसी ट्रॉमा के ज़रिए से या किसी इंजरी के ज़रिए से, तो डायरेक्ट यहाँ से ब्लीडिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत तिनी होती है, बहुत नैरो होती है, इस वजह से ये जल्दी सी फ्रैक्चर इसमें हो जाती है या टियरिंग डाउन इसकी जल्दी से हो जाती है। अब इसमें जो यहाँ से जो आर्टरी या जो वेन आई है उसको हम कहते हैं एंटीरियर एथिमाइडल। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें एक होती है एथिमाइड आर्टरी, ठीक है, जो कि फिर दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक होती है पोस्टीरियर एथिमाइड आर्टरी और दूसरा होता है इंटीरियर एथिमाइडल आर्टरी। ठीक है, दूसरा होता है हमारे साथ स्फीनोफिलेटाइन आर्टरी। ठीक है, स्फीनोफिलेटाइन आर्टरी इस साइड से आई है। ठीक है, और जो फोर्थ वन आर्टरी है उसको हम कहते हैं ग्रेटर फिलेटाइन आर्टरी। तो ये जो ग्रेटर फिलेटाइन आर्टरी है ये नीचे की तरफ से, ये दांत की जो ऊपर वाला हिस्सा है इसकी तरफ से आई हुई है। ठीक है, जबकि जो लिप्स से आया है तो लिप्स को लैटिन में कहते हैं लिबाइल। ठीक है, तो सुपीरियर लिबाइल आर्टरी एक लिप्स से ऊपर की तरफ गई हुई है जो कि नोज़ की तरफ चली गई है। ठीक है, और ये सारे आर्टरी जो है ना यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। तो जब भी हमारे साथ ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो नोज़ में वो इस एरिया से स्टार्ट होती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब आप लोगों ने इसका फार्मूला जो कि हमारे साथ ये आर्टरीज है, तो इसका फार्मूला आप लोग जो है ना गैस फार्मूले से याद कर सकते हैं, यानी जी फॉर ग्रेटर फिलेटाइन आर्टरी, एफ फॉर जो हमारे साथ इंटीरियर एथिमाइड आर्टरी है। ठीक है, अगर इंटीरियर आप लोगों को याद हो तो पोस्टीरियर भी फिर याद होती है, लेकिन पोस्टीरियर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंटीरियर जो है ना वो ज़्यादा प्रेजेंट है, आप लोग देख सकते हैं। तो इंटीरियर एथिमाइड आर्टरी, और इसके साथ साथ जो एस से फिर आती है स्पिनाइड स्पिनोफिलेटाइन आर्टरी, और जो दूसरी है वो है सुपीरियर लिबाइल आर्टरी। तो गैस फार्मूले से GASS। ठीक है, तो गैस फार्मूले से आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि कौन कौन से आर्टरीज जो है ना वो नोज़ में प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारे साथ एपिस्टेक्सिस हो सकती है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे, और ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।
तो ऑब्जेक्टिव्स में लिखा गया है कि इससे पहले हम एनाटॉमी ऑफ द नोज को डिस्कस करेंगे, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हम डिफिनीशन पढ़ेंगे एपिक्स्टाइसिस की। फिर उसके बाद हम इटियोलॉजी यानी इसकी जो काजेस है, जो पैथोफिजियोलॉजी है, उसको डिस्कस करेंगे। साइन एंड सिम्टम, डायग्नोज एंड प्रिवेंशन को पढ़ेंगे। मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट को पढ़ेंगे या ट्रीटमेंट को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद नर्सिंग, डायग्नोजिंग एंड नर्सिंग इंटरवेंशन हो गया, उसको पढ़ेंगे। एंड जितना भी इमरजेंसी केयर हमसे हो गया वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर लिखा गया है कि एपिक्स्टाइसिस। तो एपिक्स्टाइसिस जो है ना, ये हमारे साथ एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जब हमारे साथ जो तिनी विजल्स होते हैं, जो छोटे छोटे विजल्स होते हैं नोज़ में, जब वो रप्चर हो जाए या उसकी ब्रेकडाउन हो जाए और उसकी वजह से हेमरेज स्टार्ट हो जाए, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एपिक्स्टाइसिस। तो लिखा गया है कि हेमरेज फ्रॉम द नोज ड्यू टू रप्चर ऑफ तिनी डिस्टेंटेड विजल इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द एरिया एनी एरिया ऑफ द नोज। ठीक है, और ये किसने डिफिनीशन दिया था? ब्रनर एंड सेडार्ट ने। दूसरा डिफिनीशन हमारे साथ है कि जो नोज ब्लीडिंग होती है उसको हम एपिक्स्टाइसिस कहते हैं, और इसको हम माइनर ब्लीडिंग भी रिफर कर सकते हैं कि माइनर ब्लीडिंग फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ द नोज। ठीक है, जब हमारे साथ माइनर ब्लीडिंग हो जाए ब्लड वेसल से, और ये ब्लड वेसल कहाँ पे प्रेजेंट हो? नोज से, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि एपिक्स्टाइसिस हो गई है। स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ आते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एपिक्स्टाइसिस। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है? जब भी हमारे साथ नज़ल जो नज़ल का म्यूकोजल लाइनिंग है, जो नज़ल का मेम्ब्रेन है, जो नज़ल का फर्स्ट लाइनिंग है, जो वाल है, वो जब भी उसकी टियरिंग डाउन हो जाए, उसकी जब भी ब्रेक डाउन हो जाए या वो रप्चर हो जाए, तो उस दौरान हमारे साथ एपिक्स्टाइसिस जो है ना वो अकर हो जाती है। ठीक है, और वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है? तो वहाँ पे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे साथ जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है नोज से। ठीक है, क्योंकि वो रप्चर हो जाती है। और ये जब भी ये कंडीशन अकर होती है तो ये या तो ट्रॉमा की वजह से होती है या नज़ल फिकिंग की वजह से। नज़ल फिकिंग किस चीज़ को कहते हैं? जब हम ज़ोर से नज़ल को क्या करें? ज़ोर से नज़ल को फिक करें, ठीक है, या नज़ल पे प्रेशर लाए जिसकी वजह से नोज जो है ना वो उसमें रफ्चर आ जाए। ठीक है, एंड ये ट्यूमर की वजह से भी हो सकती है। फिर लिखा गया है कि मोस्ट नज़ल ब्लीडिंग इज इंटीरियर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्लेक्सेस ऑफ द नज़ल ऑफ द वेसल्स इन द इंटीरियो इंफीरियर सेप्टम। लिखा गया है कि ये जितनी भी ज़्यादातर नज़ल ब्लीडिंग होती है तो ये ज़्यादातर इंटीरियर पार्ट से होती है नोज़ में, और नोज़ में जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ पे हमारे साथ प्लेक्सस, ये आप लोग देख सकते हैं, इसको हम प्लेक्सस कहते हैं। ये सारा एरिया जो है ना ये फ्लेक्सस है। ठीक है, तो ज़्यादातर ये फ्लेक्सस जो है ना रप्चर हो जाती है, इसकी वजह से हमारे साथ जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और फिर लिखा गया है कि लेस कॉमन बट मोर सीरियस एयर पोस्टीरियर नोज ब्लीडिंग। टू टाइप ऑफ ब्लीडिंग होती है, एक होती है इंटीरियर ब्लीडिंग, एक होती है पोस्टीरियर ब्लीडिंग। तो स्टूडेंट्स, ये जो इंटीरियर ब्लीडिंग होती है ये इतना डेंजरस नहीं होता, जबकि जो पोस्टीरियर ब्लीडिंग है ये ज़्यादा डेंजरस होती है। और ये क्यों ज़्यादा डेंजरस होती है? एक तो ये कि जब हमारे साथ बीपी जो है ना वो हाई हो जाए, तो बीपी जब भी इफेक्ट आ जाए तो इसकी वजह से हमारे साथ डायरेक्ट ही नज़ल ब्लीडिंग जो है ना पोस्टीरियर नज़ल ब्लीडिंग वो स्टार्ट होती है। ठीक है, दूसरा ये कि ये डेंजरस इस वजह से होती है कि इसकी ब्लीडिंग जो है ना वो डायरेक्ट अंदर चली जाती है, हमारी जो माउथ है उसकी तरफ। ठीक है, और माउथ से डायरेक्ट थोरैक्स, लैरिंक्स, पेरिंग्स वगैरह से, और इसकी वजह से फिर हमारी जो ब्लीडिंग है वो लंग्स तक पहुंच सकती है। ठीक है, और इस वजह से फिर ज़्यादातर जब वोमिटिंग हम करते हैं तो उसमें भी ब्लीडिंग वगैरह दिखाई देती है। ठीक है, तो जब लंग्स में ब्लीड चले जाए तो इसकी वजह से लंग्स जो है ना उसमें क्लॉट वगैरह भी बन सकती है, इस वजह से फिर बहुत सीरियस जो डिजीज़ है वो अकर हो सकती है। तो इस वजह से लिखा गया है कि पोस्टीरियर नोज ब्लीडिंग जो है ना वो बहुत सीरियस कंडीशन होता है, जबकि जो इंटीरियर ब्लीडिंग होती है वो डायरेक्ट बाहर की तरफ उसकी जो ब्लीडिंग है वो नोज़ के ज़रिए से बाहर की तरफ आता है, अंदर नहीं चला जाता, उसको हम सॉल्व नहीं करते। तो इस वजह से ये इतना सीरियस कंडीशन नहीं होता, और ये ज़्यादातर ट्रॉमा की वजह से होता है। ठीक है, तो अब डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड पोस्टीरियर आप लोग को समझ आ गया होगा कि इंटीरियर ब्लीडिंग जो है ना वो ट्रॉमा की वजह से होती है और लेस सीरियस होती है, लेस डेंजरस होती है, जबकि पोस्टीरियर जो है ना वो मोर डेंजरस होती है क्योंकि वो बीपी की वजह से भी होती है और हम स्वालो कर देते हैं ब्लड को।
अच्छा स्टूडेंट्स, अगर इटियोलॉजी की हम बात करेंगे तो इसकी इटियोलॉजी क्या हो सकती है, तो ट्रॉमा की वजह से हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हमारे साथ नोज़ में कोई एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी है, एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी का क्या मतलब है, जैसे कि हमने डिवेटेड का वो पिछला लेक्चर जो है ना वो अपलोड किया है, वो अगर आप लोग देख ले तो उसमें भी बताया है कि एपिक्स्टाइसिस हो सकती है इसकी वजह से, ठीक है। ये जो पर्दा होती है, जो सेप्टम होती है, उसकी सही से एनाटॉमी जो है ना वो गलत होती है, तो इस वजह से या नोज़ की किसी तो उसकी वजह से हमारे साथ क्या हो सकती है, ये कंडीशन जो है ना हो सकती है। अगर एयर एनवायरनमेंट की चेंजेस आ जाए, जैसे कि एयर जो है ना वो डायरेक्टली ड्राई हो जाए, ठीक है, और उसकी वजह से भी फिर नोज़ जो है ना वो जख्मी हो सकता है। अगर आप लोगों को याद हो तो तकरीबन कुछ महीने पहले जो है ना ऐसी हवा आई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो उसके नोज़ से एपिस्टैक्सिस जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी, हर किसी के नोज़ से ज़्यादातर ब्लीडिंग स्टार्ट थी, ठीक है। तो वो क्यों थी, और बहुत सोशल मीडिया पे भी बहुत वो मशहूर हो गई थी कि ऐसी हवा आई है जिसकी वजह से जो एपिस्टैक्सिस है वो हो रही है। तो वो क्यों हो गई थी, क्योंकि हवा जो है ना वो ड्राई हो गई थी, ठीक है, एनवायरनमेंट में जो एयर थी वो ड्राई हो गई, तो इस वजह से ज़्यादातर ये चेंजेस जो नोज़ एपिस्टैक्सिस है वो आ रही थी, ठीक है, हर किसी को। फिर लिखा गया है कि पिकिंग द नोज़ होगी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर कोई छींक मार रहा है और बहुत ज़ोर से, ठीक है, तो उस दौरान ब्लाउइंग का मतलब है छींक मारना, ठीक है, और वो भी बहुत ज़ोर से और माउथ जो है ना वो ओपन ना हो, तो उस दौरान भी क्या हो सकती है, ये जो एपिक्स्टाइसिस है वो हो सकती है। इसकी वजह से रप्चर ऑफ द वेसल्स इन द ब्लड इन द नोज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। अगर एलर्जी हो या कोल्ड हो तो उस दौरान भी हमारे साथ एपिक्स्टाइसिस हो सकती है। स्टूडेंट्स, अगर साइन एंड सिम्टम की हम बात करें तो साइन एंड सिम्टम में हमारे साथ क्या हो सकती है कि वन नॉस्ट्रल से या दोनों नॉस्ट्रल से ब्लीडिंग होगी, ठीक है। नॉस्ट्रल किस चीज़ को कहते हैं, ये जो नोज़ में दो सुराख होते हैं इसको हम नॉस्ट्रल कहते हैं, ठीक है। तो या तो एक नॉस्ट्रल में या दोनों नॉस्ट्रल में क्या होगी, ब्लीडिंग जो है ना उससे स्टार्ट होगी। और दूसरा है कि अ सेंसेशन ऑफ फ्लोइंग ब्लड एट बैक ऑफ द थ्रोट। दूसरा ये कि जब भी हमारे पोस्टीरियर नोज़ में ब्लीडिंग हो तो उस दौरान हमें फील होगा कि थ्रोट की तरफ यानी गले की तरफ कुछ जा रहा है, ठीक है, कुछ ब्लड जो है ना वो फ्लो कर रही है, तो हमें पता चलेगा। इन सर्टन केसेस वोमिटिंग ऑफ ब्लड, अगर और कभी कभार ऐसा भी होता है जब हम वोमिटिंग करते हैं तो उसमें ब्लड होती है, तो इससे भी पता चलती है, ठीक है, ये भी एक साइन सिम्टम है। एंड दूसरा है कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो लार्ज अमाउंट में ब्लड जो है ना वो हमारे साथ स्वॉलो हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाउल जो होती है वो क्या हो जाती है, वो डार्क हो जाती है, ठीक है। एंड दूसरा है कि एनीमिया होगी। एनीमिया का मतलब ये है कि मतलब ब्लड की कमी होगी, ठीक है। तो जब भी हमारे साथ ब्लड की कमी होगी तो ये हमारे साथ शो कर देती है कि किसी न किसी एरिया से ब्लीडिंग तो हो रही है, ठीक है, जो कि हमारे साथ अगर नोज़ से ऑलरेडी हमें पता हो कि स्टार्ट है, तो अगर वो ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो उस दौरान हमें ये एनीमिया जो है ना वो हो सकती है, ठीक है। फिर लिखा गया है कि वीकनेस होगी क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, एंड डिजीनेस होगी, चक्कर आना, एंड फेंटिंग। फेंटिंग किस चीज़ को कहते हैं, जब हमारे साथ टेम्प्रेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाए तो उसको हम फेंटिंग कहते हैं, और ये इस वजह से क्योंकि बंदा जो है ना वो वीक हो। स्टूडेंट्स, अगर डायग्नोसिस ऑफ एपिक्स्टैक्सिस की हम बात करें तो किस तरह से हमें मालूम हो सकती है। एक तो ये कि जब भी हमारे साथ पेशेंट आ जाए इन सारों साइन एंड सिम्टम के पास के नोज़ से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो उस दौरान हम क्या करेंगे, उसका जो एपिक्स्टैसिस है उसको मालूम करेंगे कि सीवियर है या रिकरेंट है, ठीक है, कौन सा टाइप ऑफ एपिक्स्टैसिस हो रही है। तो उस दौरान हम क्या करते हैं, उसका कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कर देते हैं, उसका प्लेटलेट्स चेक करते हैं, उसके साथ साथ उसका जो ब्लड है उसको चेक कर देते हैं कि एनीमिया तो नहीं हो गया है। अगर एनीमिया हो गया है तो इसका मतलब ये है कि सीवियर एपिस्टैक्सिस हो रही है, ठीक है। फिर लिखा गया है कि प्लेटलेट्स को हम चेक करेंगे। प्लेटलेट्स को इसलिए चेक करेंगे कि अगर पेशेंट का जो प्लेटलेट्स अमाउंट है वो कम हो गया है तो उस दौरान जो है ना ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, और जब भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती तो इस वजह से भी हमारे साथ ब्लीडिंग जो है ना वो नोज़ से स्टार्ट हो सकती है। ज़्यादातर अगर डेंगू का पेशेंट आप लोगों ने देखा होगा तो उसका टेस्ट जब भी सीबीसी करते हैं तो उसमें क्या काउंट कर देते हैं, प्लेटलेट्स को चेक कर देते हैं। अगर पेशेंट का प्लेटलेट्स कम हो जाए, बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो उस दौरान हमारे साथ जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। फिर देखा गया है कि इफ़ ट्यूमर इज़ प्रेजेंट, अगर ट्यूमर प्रेजेंट है देन हम क्या करेंगे, सिटी स्कैन करेंगे, और उस सिटी स्कैन से भी हमें पता चल जाता है कि उस ट्यूमर की वजह से तो नोज़ जो है ना वो जख्मी नहीं हो गया है, ठीक है।
स्टूडेंट्स पे लिखा गया है कि प्रिवेंशन ऑफ एपिस्टेसिस। अगर हम बात करें कि किस तरह से हमने अपने आप को बचाना है एपिस्टेसिस की, कि हमारी नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। तो लिखा गया है कि जब भी हम छींकना स्टार्ट करते हैं तो उसको फोर्सफुली नहीं करना है, ठीक है, बहुत ज़ोर से फोर्सफुली छींकना नहीं है। फिर लिखा गया है कि अगर छींकना भी है, स्नीज भी करना है, तब आप लोगों ने अपना माउथ ओपन करके स्नीज करना है, ठीक है, और ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करना है। अगर आप लोग अपने नोज़ को क्या करते हैं, मतलब जब उसको किसी चीज़ के ज़रिए से साफ़ करते हैं तो उसको भी क्या करना है, उसको भी फोर्सफुली साफ़ नहीं करना है उस कपड़े के ज़रिए से या टिश्यू के ज़रिए से, बल्कि बहुत स्लोली आहिस्ता आहिस्ता क्या करना है, नोज़ को साफ़ करना है, ठीक है। फिर लिखा गया है कि अवॉइड पुटिंग एनीथिंग सॉलिड, किसी भी सॉलिड चीज़ को नोज़ के अंदर नहीं डालना, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से चाहे वो हमारे साथ फिंगर क्यों ना हो, जो नोज़ है वो ज़ख्मी हो सकता है, ठीक है, इंक्लूडिंग फिंगर्स, ठीक है। एंड कीप फिंगर नेल्स, अगर आप फिंगर के ज़रिए से नोज़ को साफ़ कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, अपने फिंगर्स जो है ना उसके नेल्स को बिल्कुल कट करना है, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट रखना है ताकि उसकी वजह से भी ज़ख्मी ना हो जाए। फिर लिखा गया है कि लिमिट यूज़ ऑफ मेडिकेशन, अगर आप मेडिकेशन को यूज़ कर रहे हैं तो उसको लिमिटली यूज़ करना है ताकि आपका ब्लीडिंग जो है ना वो इंक्रीज़ ना हो जाए, ठीक है, यानी जैसे कि जो हमारे साथ प्लेटलेट्स की कमी कर देती है, ठीक है, वो ब्लीडिंग हो गया, एस्पिरिन हो गया, ये सारे, ठीक है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग जो है ना उसको जो ब्लड है उसको थिन कर देती है, ब्लड थिनर्स हो गए जितने भी। फिर लिखा गया है कि क्वाइट स्मोकिंग, अगर स्मोकर है तो स्मोकिंग को स्टॉप करना है, क्योंकि स्मोकिंग जो है ना वो हीलिंग को डिले करती है। स्टूडेंट्स, अगर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट की हम बात करें तो इनिशियल ट्रीटमेंट इसकी ये है कि आपने क्या करना है, अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है तो आपने प्रेशर के साथ, कंप्रेशन के साथ अपने नोज़ को टाइटली इस तरह से पकड़ना है, ठीक है, ताकि उससे ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो जाए। और जब भी हम 5 to 20 मिनट नोज़ को इसी तरह से पकड़े तो इसकी जो विजल्स है वो उससे खुद ब खुद जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। एंड प्लगिंग ऑफ अफेक्टेड नोस्ट्रल विद गॉज और कॉटन दैट हैज़ बीन सोक्ड इन द टिपिकल डिकंजेस्टेंट, ठीक है, क्या करना है, और फिर कॉटन या स्वाफ के ज़रिए से आपने अपने नोज़ को क्या करना है, थोड़ा मतलब उसको फ्लग करना है ताकि आपकी नोज़ से क्या ना हो जाए, ज़्यादातर ब्लीडिंग भी स्टार्ट ना हो जाए और उसमें क्या हो, उसमें डिकंजेस्टेंट हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपका नोज़ जो है ना वो बंद भी ना हो जाए। फिर लिखा गया है कि डायरेक्ट प्रेशर शुड बी अप्लाइड कंटिन्यूसली, और डायरेक्ट प्रेशर जो है ना वो आप लोग डायरेक्ट ही अप्लाई करना है इस तरह से प्रेशर 5 to 20 मिनट के लिए, ताकि आपका जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा ना हो जाए और वो जल्दी से स्टॉप हो जाए। तो यही हमारे साथ केयर होती है, डायरेक्ट जो प्रेशर है वो अप्लाई करना। Intractable posterior epistaxis can be controlled with high rate of success with endoscopic spinofilentine artery ligation। ये जो लिगेशन होती है एक्चुअली हम किस चीज़ को कहते हैं, हमारे साथ जो ब्लड वेसल्स होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बांधते हैं, ठीक है। अगर हमारे साथ ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है पोस्टीरियर साइड से तो उस दौरान हम क्या करते हैं, उसकी जो एक साइड होती है जहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट है तो उसको हम जल्दी से बांध लेते हैं किसी भी चीज़ के ज़रिए से। जब उसको हम बांध लेते हैं तो उसकी लिगेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एपिस्टेसिस जो है ना वो कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। और इसको जिस आले के ज़रिए से हम देखते हैं तो उसको हम कहते हैं एंडोस्कोपिक स्पिनोफिलेंटाइन आर्टरी लिगेशंस कहते हैं, ठीक है। एंडोस्कोप के ज़रिए से इसको हम क्या कर देते हैं, इसकी लिगेशन कर देती है जो हमारे साथ स्पिनोफिलेंटाइन आर्टरी होती है, ठीक है। जब भी हमारे साथ स्पिनोफिलेंटाइन आर्टरी से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसकी हम लिगेशन फिट कर देते हैं। स्टूडेंट्स पर आ रहा है कि ये जो लिगेशन है ये उस आर्टरी में भी कॉमन है, और दूसरा है कि ये इंटीरियर एटमाइड आर्टरी जो है ना उसकी लिगेशन भी बहुत कॉमन है, उसकी भी हम लिगेशन कर देते हैं ताकि इंटीरियर ब्लीडिंग जो है ना वो स्टॉप हो जाए, ठीक है। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो सकती है कि पेशेंट को अल्टरेशन या चेंजेस वगैरह इस वजह से हो रही है क्योंकि उसको जो ब्लीडिंग है या जो जितने भी हमारे साथ साइन एंड सिम्टम है उस कंडीशन आ गई है, तो इस वजह से पेशेंट में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसकी कंफर्ट में चेंजेस आ रहे हैं, वो अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस इस वजह से हो रही है क्योंकि पेशेंट जो है ना वो फटीग एंड थकावट फील कर रही है, और ये क्यों सुस्ती क्यों फील कर रही है, क्योंकि उसमें एनीमिया हो सकती है, ठीक है। अल्टरेशन
वेरिएशन एंड बॉडी टेम्परेचर में चेंजेस इस वजह से आती है कि जब भी ब्लीडिंग हो रही हो तो उस दौरान फीवर भी हो सकती है क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गई है नोज़ में। नॉलेज डिफिशेंसी हो सकती है इस कंडीशन की वजह से, तो इस वजह से एंजाइटी भी हो सकती है। एंड पेलनेस क्यों होगी, क्योंकि हेमोरेज हो रही है, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है, तो इस वजह से उसका कलर जो है ना वो फेल हो सकता है। नर्सिंग इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो हमारे साथ नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे, हम वाइटल साइन को मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, उसको मॉनिटर करेंगे, जैसे कि बीपी, उसकी जो कलर है, उसकी जो मतलब टेम्परेचर है, ये सब हम चेक करेंगे। इसके साथ साथ उसकी जो ब्लीडिंग कंट्रोल असेसमेंट है वो लेंगे, ठीक है, एंड मतलब उसका ब्लीड जो है ना वो कंट्रोल है कि नहीं, और अगर थोड़ा सा भी ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको टिश्यू पेपर वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कॉटन प्रोवाइड करेंगे, ताकि ब्लीडिंग जब भी हो रही हो तो उसको कंट्रोल करते उसके ज़रिए से मतलब टाइटली पकड़ लेना उसको। एंड नज़ल पैकिंग करेगी, अल्ट्रा रेस्पायरेशन स्ट्रेटन नज़ल पैकिंग की वजह से उसका जो रिस्पायरेटरी रेट है वो क्या हो सकती है, वो मतलब उसमें चेंजेस आ सकती है, ठीक है, और इसके साथ साथ उसका रिस्पायरेटरी रेट भी मॉनिटर करेंगे, उसके करीब ही रिस्पायरेटरी मॉनिटर जो है ना वो पास रखेंगे, ताकि जब भी उसको रिस्पायरेटरी स्टेटस का चेंज हो रही हो या हार्ट रेट, तो उस दौरान हम उसका डायरेक्ट ही रिस्पायरेटरी रेट जो है ना उसको मॉनिटर करेंगे। एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, जितनी भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग हो गए, ठीक है, और जितनी भी अदर टाइप ऑफ मेडिकेशन है उसको हम क्या करेंगे, पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लें, बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए